मुझे एक था कि यार फास्ट जाते हैं बिकॉज फास्ट का नाम बहुत था। एक नाम था, एक स्कोप था, एक नेटवर्क था कि फास्ट के स्टूडेंट्स हैं, फास्ट के स्टूडेंट्स हैं। अब मैं मेरे दो दोस्त बैठे हुए हैं कैफेटेरिया में। कैफेटेरिया वो जगह थी जहाँ पे आपको दोपहर के 12 बजे सेमेस्टर के स्टार्ट में ऐसा फ्रेश ही नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे सारे सीनियर्स घूम रहे होते हैं। आपको हमारे सर थे इस्लामिक स्टडीज़ के, यहाँ पे एक मिस पढ़ा रही हैं। अब वो पढ़ाना शुरू थी, वो कहती हैं कि वेलकम बैक फ्रॉम योर समर ब्रेक एंड आप लोग जो है काफ़ी एक्साइटेड होंगे, एक नया सेमेस्टर है, अब आप लोग जो है एक साल ऊपर हो चुके हैं, आपके अंडर जो है नए फ्रेशमैन आएंगे, आप उनको गाइड करेंगे। अब मैं कह रहा हूँ पता नहीं ये क्या बातें कर रही है, कौन से फ्रेशमैन, मैं तो खुद फ्रेशमैन हूँ यहाँ पे। अब उन्होंने स्टार्ट किया, आज हम लोग पढ़ेंगे डाटा स्ट्रक्चर्स। डाटा स्ट्रक्चर देखा, मैंने कहा यार ये कौन से पिलर ऑफ इस्लाम है। मैंने बैग पकड़ा, नजरें नीचे क्लास से बाहर सीधा। वो मुझसे पूछते हैं कि कौन से बैच के। मैंने बोला 21 बैच है, मतलब सेकेंड ईयर। मैंने ऐसे पूछ लिया तुम लोग कौन से बैच के। वो मेरी तरफ देखते हैं, फिर कहते हैं हम लोग फर्स्ट ईयर के हैं। मैंने कहा अरे फर्स्ट ईयर के। मैंने उसके कंधे में हाथ डाला, मैंने कहा अपने दोस्तों को इशारा किया, मैंने कहा देखो फ्रेश ही मिलकर रैगिंग करते हैं इसकी। जब मैंने फास्ट ज्वाइन की थी तो मैंने अपने घर पे बोला, मैंने कहा कि मैं जब ग्रेजुएट होऊंगा ना मैं जॉब नहीं करूँगा अनलेस मुझे गूगल से ऑफर आती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कैजुअल गुफ्तगू। दिस इज़ योर होस्ट हुसैन रज़ा और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंसेस के बारे में। इंटरमीडिएट करने के बाद मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स सीएस की डिग्री को अपने लिए एज अ ऑप्शन रखते हैं। और अगर मैं रिसेंट ईयर्स की बात करूं, जब से सीएस का बूम आया है तो आपने अपने सर्कल में किसी ना किसी एक बंदे को ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि भाई सीएस कर लो, इसका बड़ा स्कोप है। तो आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है माज इमाम। माज इज़ एन AI enthusiast एंड डूइंग CS फ्रॉम फास्ट यूनिवर्सिटी। इस पॉडकास्ट में हम माज से कंप्यूटर साइंसेस का स्कोप, उसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ और इसके साथ साथ एज अ CS स्टूडेंट आप AI में अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। आइए मिलते हैं माज से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं माज भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। क्या चल रहा है? बस पंखा चल रहा है यहाँ तो वैसे। पंखा तो चल अभी ही रहा नहीं, है। सॉरी, माय बैड। अच्छा माज भाई, मुझे ये बताएं कि यू आर करंटली स्टडिंग कंप्यूटर साइंसेस फ्रॉम फास्ट। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कंप्यूटर साइंसेस आपने ली क्यों, इसके पीछे की क्या जर्नी? इसके पीछे एक पूरी कहानी है। तो ज़रा थोड़ा पहले आते हैं, जब मैं कॉलेज में था तो आई डिड माई A-levels फ्रॉम क्रेडो कॉलेज विच वॉज ए प्राइवेट कॉलेज। अब वहाँ पर जो है हमारे पास फर्स्ट ईयर में हमारे पास बायोलॉजी के भी सब्जेक्ट्स थे एंड मैथ्स भी था। आई वॉज वंडरिंग कि मैं क्या करूँ, या तो मैं बायोलॉजी की तरफ आऊँ या फिर मैं मैथ्स इंजीनियरिंग की तरफ आ जाऊँ। तो मैं कंफ्यूज था। मेरे फादर कह रहे थे कि मास मेडिकल कर लो, डॉक्टर बन जाओ, उनकी ख्वाहिश थी। एक उनको था कि मास कर भी लेगा क्योंकि मेडिकल जो एक एक्सटेंसिव फील्ड होती है, काफ़ी पढ़ाई वगैरह, तो उनको था कि तुम कर लोगे, हो जाएगा। मैंने कहा देखते हैं, सोचते हैं। मेरा इंटरेस्ट तो वैसे मैथ्स में था हमेशा से, तो मैंने दोनों सब्जेक्ट्स पिक कर लिए। अब आहिस्ता आहिस्ता आई वाज लाइक यार मैं क्या करूँ, 2 महीने हो गए, दोनों क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ। बाकी दोस्त भी कह रहे हैं भाई क्या कर रहे हैं, मतलब इधर जाने का उधर जाने, करना क्या है। फिर मैंने फाइनली कहा कि यार बायो छोड़ो, मैथ्स पे आते हैं, इंजीनियरिंग की तरफ। मैथ्स तो ले ली। अब यूनिवर्सिटी के एडमिशन आएंगे अगले साल से। अब उसके लिए क्या करूँ, कौन सी फील्ड में जाऊँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, कौन सी इंजीनियरिंग क्या करूँ। तो मैंने फिर जो देखना शुरू किया, तो मैंने कहा कि यार मैकेनिकल है, लाइक एक इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा। इलेक्ट्रिकल में सर्किट्स हैं, वो मुझे कभी पसंद नहीं आए। सिविल है तो वो जो है इट इज़ इन टचिंग, राइट। तो मैं क्या करूँ अब। तो फिर मैंने कहा यार कंप्यूटर साइंस जो है साउंड्स लाइक एन इंटरेस्टिंग फील्ड। मतलब करना क्या है, कंप्यूटर के आगे बैठो, कोड करो, सो जाओ, घर पे काम कर रहे हैं, कॉफ़ी पीते हुए काम कर रहे हैं, अपनी कंपनी खोल ली, मतलब एक सुकून, एक आराम है। ऑफिस जाना नहीं है, घर पे काम चल रहा है, रिमोट वर्क फ्रॉम होम वाली चीज़ें, ये सारी आसाइशें हैं, राइट। तो मैंने ये सब सोच के मैंने कहा यार कंप्यूटर में आ जाते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो मैंने फिर कुछ कोर्सेज वगैरह देखे ऑनलाइन, कोर्स है यूडेमी पे, कि किस तरह से प्रोग्रामिंग हो रही है, पाइथन लैंग्वेज है, सारी लैंग्वेजेस हैं, सारी चीज़ें हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वन वी गॉट इनटू CS के किस तरह से सब कुछ चल रहा है, फिर अब तक कि यूनिवर्सिटी कौन सी आए। अब यूनिवर्सिटी आना था, तो अब थिंक बस कि मेरा घर जो है वो NED से, ये कि NED यहाँ पर है, रोड के इस पर मेरा घर है। मतलब मैं निकल के मैं NED पहुँच जाऊँगा 5 मिनट में। और मेरे भाई ने NED से मैकेनिकल करी थी, तो वो उसी में इनरोल्ड था दैट टाइम व्हेन आई वाज डिसाइडिंग फॉर यूनिवर्सिटी। लेकिन मेरी उम्मीद, मुझे एक था कि यार फास्ट जाते हैं बिकॉज फास्ट का नाम बहुत था। एक नाम था, एक स्कोप था, एक नेटवर्क था कि फास्ट के स्टूडेंट्स हैं, फास्ट के स्टूडेंट्स हैं। मैंने कहा यार अगर CS कर रहा हूँ तो वाई नॉट डू इट फ्रॉम समवेयर जिसका एक प्रेस्टीज ही है उस चीज़ में। वो एक OG पायोनियर है जो कि हमेशा से CS में रहा है। और CS का ट्रेंड एक तरह से फास्ट में कराची में स्टार्ट हुआ, राइट, क्योंकि इट्स वन ऑफ द वेरी फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिन्होंने CS स्टार्ट किया। तो काफ़ी कन्विंस किया मैंने, जैसे 3 या 4 महीने तक ये कन्वर्जेशन हुई टाइम टू टाइम कि फास्ट जाऊँ या NED जाऊँ। तो मेरा रब्बू भाई कहते थे कि NED कर लो, लेकिन मुझे था कि फास्ट जाना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आई वन देम ओवर कि अच्छा ठीक है फास्ट चलता है।
फिर फास्ट का एडमिशन टेस्ट वगैरह का सीन स्टार्ट हुआ। तो वो बेसिकली लाइक आपका मई टू जुलाई का सीज़न होता है, उसमें एप्लीकेशंस वगैरह आप देते हैं। फिर जिसके एंट्री टेस्ट होते हैं वो लाइक जुलाई के सेकंड वीक थर्ड वीक में हो रहा होता है। तो हमारे भी ऐसे था कि सेकंड वीक ऑफ जुलाई में हमारे एंट्री टेस्ट है। अब एंट्री टेस्ट के अंदर हमारे पास जो है वो एक पूरा पैटर्न होता है, इसके ऊपर सारे जो क्वेश्चन होते हैं। तो 4 मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं एंट्री टेस्ट के। 10% आपका जो है दैट इज़ इंग्लिश विच इज़ कॉम्प्रहेंशंस के पैसेजेस होते हैं, उसमें आपके जो क्वेश्चन आंसर है। फिर 20% आपकी होती है एनालिटिकल क्वेश्चंस एंड IQ। अब सोचने में मुझे लगा था कि यार एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे तो उसमें पैटर्न्स होंगे, नंबर सीक्वेंस, एक IQ टेस्ट की तरह होगा कि ये शेप है तो इसके बाद कौन सा शेप आएगा, ये सारी चीज़ें इन दो पिक्चर्स में डिफरेंस बताओ, वो आप प्रिडिक्ट कर ले तो हाँ, पहले वाली देख के मुझे लगा ये सब होगा। जब मैं एंट्री टेस्ट देने के लिए बैठा था और पहला मैंने जब एनालिटिकल वाला पोर्शन खोला तो उसमें जो है वो इंग्लिश के सवाल आ रहे हैं कि इस मीनिंग का एंटोनिम क्या है, इस वर्ड का सिनोनिम क्या है। मैंने कहा यार ये मतलब कौन सी एनालिटिकल चल रही है। खैर फिर अगला था आपका बेसिक मैथ्स विच वाज वर्ड प्रॉब्लम्स, रेशियो, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। 50% होता है एडवांस मैथ का जो कि मेजर पोर्शन होता है। अब एडवांस मैथ हम लोग जो मैथ्स पढ़ता रहते हैं A लेवल्स में, O लेवल्स में, वही साइन कॉस्ट एंड सिंपल्स होता था। जब हम लोगों ने इसके एंट्री टेस्ट के हमने देखे NED वगैरह के पास्ट पेपर्स किसमें कैसे आते हैं एडवांस मैथ्स, तो उसके अंदर जो है वो साइन कॉस H tan इनवर्स पता नहीं क्या क्या चीज़ होती थी इन डेप्थ कि हमारे पास 6 फार्मूला होते थे A लेवल्स में, वहाँ पे 25 फार्मूला थे। अब वो एंट्री टेस्ट से 3 रात पहले जब मैंने खोला था मैंने कहा यार 3 दिन में कर लेंगे। 3 रात पहले मैंने खोला, मैंने कहा यार ये क्या है, ये तो अलग ही दुनिया है यहाँ पे, ये तो मैथ्स। अब मैं परेशान, मैंने कहा कैसे निकलेगा टेस्ट, 50% एडवांस मैथ है। अब एक मसला ये था कि आपके पास MCQs होता है यहाँ पे। MCQ सही आपको ऑप्शंस मिल के आपने सेलेक्ट कर लिया। प्रॉब्लम है इसके अगर आप गलत आंसर देते हैं तो -1/3 ऑफ द वो आपके क्वेश्चन की मार्किंग होती है। और वैसे हर क्वेश्चन की जो है 1 मार्क होता है, तो अगर आपने गलत किया तो -0.33 है। सही। तो अब जो है एडवांस मैथ वैसे ही 50%, ऊपर से ये नेगेटिव मार्किंग का भी। हमने सुना था मेरिट थोड़ा सा हाई भी हो गया शायद फास्ट में उस टाइम। खैर एंट्री टेस्ट के लिए गए। अब एंट्री टेस्ट के अंदर बेसिकली फॉर्मेट इस तरह से होता है कि हर किसी का अपना कंप्यूटर होता है और टाइम आपका लाइक उस वक्त स्टार्ट होता है जब आप वो उसको स्टार्ट करते हैं। एक मरतबा आपने कोई सेशन कंप्लीट कर दिया सेगमेंट, चाहे वो इंग्लिश का हो या कोई भी हो, उसके बाद उसको वापस नहीं आ सकते। वंस यू फिनिश दैट फिर अगले वाले का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से 3 घंटे का या 2 घंटे का टेस्ट होता है। ये सारी चीज़ें उसकी प्रॉपर आती हैं। अब हमने टेस्ट तो दे दिया, मैं और मेरा एक और कॉलेज का दोस्त था हमाद, हम दोनों देने गए थे एक साथ। हम दोनों ने दे दिया, वो काफ़ी खुश, मैं भी खुश। हमने कहा कि ठीक है हो जाएगा, अच्छे से निकल जाएगा इंशाल्लाह। ये जो भी दिया है अल्लाह जानता है क्या दिया है। एडवांस मैथ में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बस अंधों की तरह टिक मारा था उसके अंदर, जो नहीं आया था छोड़ दिया था। अब खैर पे टेस्ट के रिजल्ट्स आए एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ने क्लियर कर लिया। और इसमें जो मेजर हेल्प थी हमारी, क्योंकि एंट्री टेस्ट के जो रिजल्ट आए थे वो इतने खास नहीं आए थे मेरे, लेकिन जो मेरी O लेवल्स A लेवल्स की जो इक्विवेलेंसी बनी थी दैट वाज अ लाइफ चेंजर फॉर दैट। तो अब इसके अंदर होता ये है कि 100% आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया में जो होता है उसमें 10% इज आपकी मैट्रिक या O लेवल्स, 40% इंटर या A लेवल्स है और 50% एंट्री टेस्ट होता है। सही। तो वहाँ से जो 50% यहाँ का था आपका O लेवल्स A लेवल्स का, उसमें मेरे 45 तकरीबन शायद बन रहे थे, 40-45। तो उसमें मैं ऑलरेडी एक काफ़ी एच पे था। सही। बाकी हमारा जो मेरिट था दैट वाज अराउंड 55 to 58%। सही। तो मुझे एंट्री टेस्ट में से चाहिए ही सिर्फ 18% था, कुछ 18-20%। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया था। तो टेस्ट कितने मार्क्स का आता है? टेस्ट मार्क्स वैसे तो आई एम नॉट श्योर कितना आते हैं, लेकिन उसमें से 50% काउंट होता है आपका टोटल बनता है। तो वो आपको ये शो करा देते हैं कि आप पास हैं, पास या फेल शो कराते हैं बस। हाँ, आपको मार्क्स मिल जाते हैं उसी के एंड पे मिल जाते हैं जब आप टेस्ट सबमिट करते हैं। अच्छा, उसी वक्त आपको मिल जाता है क्या क्या स्कोर बने थे उस पर। सही। लेकिन अब इसमें एग्रीगेट आप कैलकुलेट करते हो, अब आपको नहीं पता बाकी बच्चों के क्या बने हैं और मेरिट कितने में क्लोज होगा इस मरतबा। एक्सपेक्टेड होता है कि कितने बोल सकते हैं, लेकिन यू नॉट नेवर श्योर। एक्सपेक्टेड कितना होता है? जैसा अगर कंप्यूटर साइंस की बात, हम लोगों ने सोचा था कि लाइक 55-60 ऐसे होगा और ऐसे ही हुआ था हमारा। सही। इस साल जो है जो मैंने सुना मेरिट 65 to 67% के दरमियान में क्लोज हुआ है। और इस वजह से काफ़ी जो है टफ कंपटीशन रहा है एडमिशंस में फास्ट के। सही। तो काफ़ी बच्चे डिसहार्टेंड भी थे कि यार हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया लेकिन 62-63% हमारा नहीं हुआ। तो ये एक चीज़ थी। तो अच्छा, सही है। और एग्रीगेट कैलकुलेट करने का आपने बता दिया कि भाई 10% आपके मैट्रिक या फिर O लेवल्स और फिर 40% आपका इंटरमीडिएट या A लेवल्स और 50% आपके टेस्ट के मार्क्स होंगे, देन फिर मेरिट बनेगा, उस बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। सही है। अब आपका CS में एडमिशन हो गया फास्ट यूनिवर्सिटी में, तो मुझे बताएं कि फास्ट का पहले दिन का क्या एक्सपीरियंस था जब आप फास्ट में गए? तो फर्स्ट डे की स्टोरी काफ़ी मज़ेदार सी है। अब हुआ ये कि हमारा स्केड्यूल पहले आ गया था हमारे पास और हमें सेक्शंस भी मिल गए थे कि हमारा कौन सा सेक्शन है, कहाँ पे हमारी क्लास है, कौन सी क्लास है। तो मेरी पहली क्लास थी IS की, विच वाज इस्लामिक स्टडीज़, और ये आई गेस कुछ रूम B11 तो उसमें थी।
अब मैं तो पहली मरतबा आ रहा हूँ फास्ट। अब मैं दाखिल हुआ, मैंने देखा अच्छा ये बिल्डिंग है, अच्छा फास्ट एक मस्जिद स्टाइल का एक बना हुआ है, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, तो वो बादशाही मॉस्क के उसमें थोड़ा रेलेवेंस में रहता है कि वही गुम्बद है और ऑरेंज ब्रिक वॉल्स हैं। अब मैं दाखिल हुआ, एक रश था, सब बच्चे इधर उधर जा रहे हैं, सब पॉइंट से आए, मैं सब एक साथ हो रहे हैं कि रश लगा है, हजूम है पूरा। तो मैंने किसी सीनियर से पूछा, मैंने कहा यार ये B11 कहाँ पर, उसने इशारा कर दिया उस तरफ है। अब मसला ये था उस तरफ ऊपर की फ्लोर भी थी, नीचे की फ्लोर भी थी। मैं चला गया ग्राउंड फ्लोर वाले उस पर, मेरी क्लास थी फर्स्ट फ्लोर पे। अब मैं पहुंचता हूँ क्लास पे, मेरा था सेक्शन B। मैंने नॉक किया दरवाजे पे, मैंने दरवाज़ा खोला, सामने एक लड़की बैठी थी, मैंने कहा सेक्शन B है? वो कहती है हाँ। मैं चला गया अंदर, मैं जाके कोने पे बैठ गया। अब जब मैं बैठा तो मैंने नज़र घुमाई, मैंने कहा सारे ना लाइक कुछ एक दोस्ती है सबके अंदर ऑलरेडी, ऐसा लग रहा है ग्रुपिंग्स हुई हैं। मैंने कहा मैं तो 5 मिनट ही लेट हुआ क्लास में, इतनी जल्दी दोस्त भी बन गए सारे, मतलब नए नए लोग होते हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता टाइम एडजस्ट होता है, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। अब जो टीचर थी, हमारे सर थे इस्लामिक स्टडीज़ के, यहाँ पे एक मिस पढ़ा रही हैं। अब वो पढ़ाना शुरू हो, कहती हैं कि वेलकम बैक फ्रॉम योर समर ब्रेक एंड आप लोग जो काफ़ी एक्साइटेड होंगे, एक नया सेमेस्टर है, अब आप लोग जो है 1 साल ऊपर हो चुके हैं, आपके अंडर जो है नए फ्रेशमैन आएंगे, आप उनको गाइड करेंगे। अब मैं कह रहा हूँ पता नहीं ये क्या बातें कर रही है, कौन से फ्रेशमैन, मैं तो खुद फ्रेशमैन हूँ यहाँ पे। अब वो पढ़ा रही है, अच्छा कुछ बच्चे ना मुझे मुड़ मुड़ के देख भी रहे हैं कि ये कौन है। मैंने कहा ठीक है वैसे ही देख लूँगा, मैं लेट आया था क्लास में 5 मिनट। अब उन्होंने स्टार्ट किया, आज हम लोग पढ़ेंगे डाटा स्ट्रक्चर्स। डाटा स्ट्रक्चर देखा, मैंने कहा यार ये कौन से पिलर ऑफ इस्लाम है, ये डाटा स्ट्रक्चर्स कहाँ से आ गया इस्लामियात में। अब मैं थोड़ी देर तक बैठा हुआ देख रहा हूँ, फिर मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। मैंने पीछे वाले लड़के से मैंने कहा ये मैं कौन सा सेमेस्टर की क्लास है? उसने कहा सेकेंड ईयर है। मैंने कहा अच्छा सेकेंड ईयर का सेक्शन B है यहाँ पे, मुझे फर्स्ट ईयर में याद है। मैंने बैग पकड़ा, नजरें नीचे क्लास से बाहर सीधा। अब मैं फिर फाइनली मैं पहुँचा B11 पे, 10-15 मिनट गुजर गए थे, वहाँ पे क्लास चल रही थी। तो एक फेमिलियर फेस मेरे कोचिंग में होता था, O लेवल्स के, हमजा नाम था, तो मैं उसके साथ जाके बैठा, वो क्लास में मुझे मिला, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती वगैरह स्टार्ट हुई। अब एक चीज़ ये थी कि जो हमारे पास फास्ट का एक स्टूडेंट फोरम बना हुआ है फेसबुक पे, तो उस पर जो भी बैचेस होते हैं वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, जो सीनियर्स होते हैं उस पर कुछ टीचर्स होते हैं, एलुमनाइज होते हैं, तो एक अच्छा फोरम होती है, इस पर आप कनेक्टेड रहते हैं, सारी चीज़ें, सारे मैटर्स डिस्कस होते हैं। तो वहीं से जो है उसी के ऊपर कुछ स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसका लिंक शेयर कर देता है। सही। तो जब आपका लेट्स से ईयर स्टार्ट होता है, तो अब जैसे 19 अगस्त से हमारी क्लासेस कमेंस हुई थी इस साल की, और एडमिशन टेस्ट के रिजल्ट्स वगैरह 1 अगस्त या 28 अप्रैल जुलाई में आ गए होंगे। सही। तो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया होगा फ्रेशमैन का, और उसमें जो है वो बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, उसमें जो डिस्कशन होता है, अच्छा सारे फ्रेशमैन होते हैं और कुछ उसमें सोफोमोर्स वगैरह जो गाइड कर रहे होते हैं। सही। तो इस तरह से हमारा भी उस टाइम भी ग्रुप बना था। सही। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक क्लासरूम का अपने सेक्शन B का ग्रुप बना के उसका लिंक शेयर कर दिया था कि सारे सेक्शन B वाले इस ग्रुप में आ जाएं, पर जो भी सेक्शन B से रिलेटेड बात होंगी वो उसमें हम लोग इस ग्रुप में कर लेंगे। वरना यूजुअली क्या होता है कि क्लास जब स्टार्ट होती है फिर आहिस्ते आहिस्ते ग्रुप बनना स्टार्ट होता है, राइट, कोर्सेज के। सही। तो मैंने पहले से ही बना दिया। अब जब ये बना तो सबको पता था कि अच्छा माज इमाम जो है एक एडमिन है हमारी क्लास का, वो उसने एक ग्रुप चला रहा है। तो जब मैं दाखिल हुआ, मैं क्लास में बैठा हूँ, अटेंडेंस वगैरह होती है, तो मेरा नाम कॉल होता है माज इमाम से, मैंने हाथ रेज़ किया। अब सर कहते हैं CR किसको बनना है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। स्कूल में मैंने काफ़ी CR वगैरह का सब देखा है, तो मैंने बोला कि कुछ भी हो जाए हाथ नहीं उठाना। वो कहते हैं CR किसको बनना है, आस पास के जो बच्चे जिनको बता रहे हैं मास, कहते हैं मास तुम बनो ना, तुम तो ग्रुप की वो एडमिन बने हो, तुम सारी चीज़ें शेयर करते हो ग्रुप के ऊपर जो भी रिसोर्सेज है। मैंने बोला नहीं भाई मुझे नहीं बनना है। एक बच्चे ने बड़ी एक्साइटमेंट में हाथ उठा दिया, हाँ भाई मैं CR बनूंगा। उसके बाद पूरा सेमेस्टर हमने उसको रगड़ा CR बनने में। जब भी कोई काम आता था हम उसको उठा देते कि यार ये जाके लेकर आओ, ये काम कर दो, वो कर दो, ये कर दो, सारी चीज़ें। एंड में उसने बोला भाई मुझे नहीं बनना CR, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैं नॉर्मली सही हूँ भाई। हाँ। तो अच्छा आपका ये फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस, अच्छा फास्ट में ये है कि आप फेसबुक ग्रुप जो नए फास्ट वाले बच्चे आएंगे उनको बता देते हैं, वो ओरिएंटेशन में ही बता देते हैं, या फिर नहीं स्टूडेंट्स आपस में? ये स्टूडेंट बेस्ड है, तो यूनिवर्सिटी मतलब किस नेम से ग्रुप है फेसबुक? ये फास्ट कराची स्टूडेंट फोरम के नाम से है। फास्ट कराची स्टूडेंट फोरम के नाम से ग्रुप है। इसका एक लिंक उसका अगर आप फेसबुक पे सर्च करेंगे तो फास्ट कराची स्टूडेंट फोरम के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका फास्ट में एडमिशन हो गया देन यू कैन, आप अपने उसमें इश्यूज को डिस्कस कर सकते हैं कि भाई क्लास कौन सी क्लास और ग्रुप्स वगैरह का आप डिस्कस कर सकते हैं। जो भी इश्यूज हैं कि टीचर के क्या रिव्यूज हैं, कौन सा कोर्स कैसा है, क्या क्या चीज़ें, किस तरह प्रिपेयर करना है, तो थ्रू आउट द सेमेस्टर वो ग्रुप एक्टिव रहता है। फिर उसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जॉब पोस्टिंग्स आ रही होती हैं, डिफरेंट डोमेन्स वगैरह के डिस्कशन होते हैं हमारे पास। तो ये फिर उससे अच्छा हमारे पास कुछ एलुमनाइज हैं, तो वो क्या करते हैं, वो लोग वहाँ पे ऑनलाइन सेमिनार्स एंड सेशंस भी होल्ड करते हैं। तो वो जिस पर लिंक शेयर करते हैं जूम मीटिंग का, एंड देन उसके ऊपर कोई, अब हमारे डिफरेंट एलुमनाई नेटवर्क्स हैं, जैसे फास्ट से ग्रेजुएट के कुछ लोग USA में बैठे हुए हैं, कुछ कनाडा में हैं, तो वो डिफरेंट बड़ी कंपनीज के अंदर हैं।
तो वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, वो अपने सेशंस करते हैं। अब बच्चे वो अटेंड करते हैं ऑनलाइन, उनको समझ आता है, क्वेश्चन आंसर होता है कि यार ये वाली फील्ड आपने की, आप यहाँ से यहाँ पहुँचे, आपने ये जॉब का क्राइटेरिया किया, इस तरह से आपका पूरा वो था रास्ता, तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई। तो एक ओपन डिस्कशन रहता है हमेशा। तो एक काफ़ी मतलब आप कह लें कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाती है एज अ फ्रेशमैन, क्योंकि फ्रेशमैन को ज़्यादा कंफ्यूजन हाँ डेफिनेटली कि भाई मैं कि फील्ड कैसी है और इसका स्कोप कैसा है। तो एक कम्युनिटी उन्होंने बनाई हुई है फेसबुक पे, देन जिसमें एलुमनाई भी कनेक्टेड हैं, सीनियर्स भी कनेक्टेड हैं, जो आपस में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। सही। तो अगर रैगिंग वैगिंग का कोई सीन है फास्ट में जो आ रहा है, वो क्या ऐसा कोई सीन तो नहीं है रैगिंग का? रैगिंग काफ़ी मशहूर होती थी फास्ट के ज़माने में। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने ज्वाइन किया तो वो थोड़ा सा एक माइल्ड एंड मॉडरेट मामला हो गया था। तो फर्स्ट डे की कहानी में ही है। अब मैं मेरे 2 दोस्त बैठे हुए कैफेटेरिया में। कैफेटेरिया वो जगह थी जहाँ पे आपको दोपहर के 12 बजे सेमेस्टर के स्टार्ट में ऐसा फ्रेश ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सारे सीनियर्स घूम रहे होते हैं और आपको ढूंढ रहे होते हैं कि आप कौन है क्या है। और फॉर सम रीज़न वो देखते ही बता दें कि ये फ्रेश ही बैठा हुआ है। फ्रेश ही पता चल जाता है, वो देखते ही पता चलता है कि अच्छा ये फ्रेश है, क्योंकि वो नया तैयार व्यार हो गया, उसने कोई नई शर्ट पहनी होगी, उसने कोई पॉलिश जूते होंगे, उसके कोई कार्ड वार्ड लेके घूम रहा होगा वो, या उसके चेहरे पे स्माइल होगी फास्ट में ना। तो एक फ्रेश ही होगा, वो फुल एक्साइटेड हो गया यार ये अच्छा कैफेटेरिया, ये लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें हैं। अब हुआ ये हम 3 बैठे हुए कैफेटेरिया में बीच में। मेरी नज़र पड़ती है कि वहाँ कोने पे एक टेबल है, वहाँ पे कुछ सीनियर्स बैठे हुए, 2 बच्चे बैठे हुए सीनियर्स, बाकी उनके जो 3 दोस्त हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं। वो 2 इशारा करते हैं कि वहाँ पे फ्रेश ही बैठा है, वो 3 जाते हैं उसको पकड़ के लेके आते हैं, उसकी रैगिंग करते हैं। अब वो उससे रैगिंग का जो भी कोई आपने उससे कोई चीज़ खा ली, कोई चीज़ आपने मंगवा ली, कुछ भी काम हो, आपने उसको फोटोकॉपियर के पास भेज दिया कि ये प्रिंट करवा के ले आओ मेरे लिए, क्योंकि फोटोकॉपियर एक कोने पे कैफेटेरिया दूसरे कोने पे डिफरेंट काम होते हैं। तो अब मुझे ये था कि यार ये जो है ना, इसने अगर हमें देख लिया और समझ लिया कि मैं फ्रेश ही हूँ, चलो हमारे पास आएंगे। अभी हम लोग लंच वंच कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं। मैंने तो दोस्तों से कहा एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, आराम से बैठो पीछे होकर के और हम खुद ये वाली हरकत स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं जो इंटरव्यू देख रहा हूँ, मैं इशारा कर रहा हूँ यार वो फ्रेश है, वो फ्रेश है, मेरा दोस्त भी हाँ यार वो फ्रेश है, हम कुछ कर तो नहीं रहे, लेकिन हम बस डिस्कस कर रहे हैं। अब वो जो 2 लड़के बैठे हैं उसके साथ मेरा आई कॉन्टैक्ट होता है, काफ़ी देर तक हम एक दूसरे को देख रहे हैं। वो समझना चाह रहा है कि मैं सीनियर हूँ या मैं इसको बना रहा हूँ एक्टिंग करके। फिर देखता रहता वो कहता है अच्छा ठीक है जाने दो इस वाले को। खैर फिर हम लोग हमारे बराबर में टेबल पे लड़के बैठे थे, उनको वो उठा के ले गए, उनके साथ जो भी पेप्सी वेप्सी पीनी थी, जो भी वटेवर सीन था वो हुआ। हम लोग ऐसे टैक्टर, हमने कहा कि यार वो फ्रेश ही हम भी एक्ट करें, हम भी सीनियर हैं। तो ये एक चीज़ थी रैगिंग की। बाकी रैगिंग पहले फास्ट में काफ़ी मशहूर होती थी और सुनने में भी आता है काफ़ी कुछ हो रहा है बच्चों के साथ, लेकिन विद टाइम काफ़ी इन्होंने एक स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़, डिसिप्लिनरी कमेटी हमारी होती है डीसी कमेटी, तो वो जो है इसके चार्जेस वगैरह लग जाते हैं, पेनल्टीज़ होती हैं, काफ़ी सारे मसले मसाइल होते हैं। तो वो जो है फिर अब ये है कि करते ही हैं बच्चे। लेकिन आपने सही एस्केप मारा, उस वक्त सही दिमाग चलाया। डेफिनेटली मैंने कहा कि ये जो कर रहा है ना, अगर मैं भी यही करूँगा समझेगा हम दोनों एक ही टीम का है। फास्ट कहते हैं 3 गोल्डन रूल्स। ये चीज़ हमें पता चली जब हम लोग स्टार्टिंग में कुछ सीनियर से दोस्ती वस्ती थी, तो उन्होंने बताया कि फास्ट के 3 गोल्डन रूल्स हैं और ये रैगिंग में इस्तेमाल होता है। होता ये है कि अगर आपसे आके कोई 3 गोल्डन रूल पूछता है और आपको नहीं पता, तो डेफिनेटली आप फ्रेशमैन है, क्योंकि सारे सोफोमोर्स एंड सीनियर्स सारे फ्रेशमैन देख लेंगे, वो बच जाएंगे। अब आप 3 गोल्डन, तो अब वो 3 गोल्डन मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है कि आप किसी सीनियर से उसकी जीपे नहीं पूछ सकते। दूसरा होता है थोड़ा सा वियर्ड, लेकिन जितनी भी लड़कियाँ यूनिवर्सिटी में आपकी बहनें हैं, तो खैर। और तीसरा गोल्डन रूल जो है वो मैं भूल गया हूँ, जब आपकी रैगिंग होगी तो आपको पता चलेगा। ये आपने टो वाली सीनियर वाली बात करी थी। बच्चे एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि यार तीसरा भी पता चले ताकि मैं बच जाऊं। आपने सही, मेरा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। सही है, लेकिन 2 बता दोगे तो फिर भी, या तो फिर मास भाई वाले कोपिंग मैकेनिज्म आप इस्तेमाल कर लें कि आप प्रिटेंड ऐसे करेंगे भाई मैं तो हुई फाइनल ईयर में है, ऐसा है। क्योंकि लेकिन वो रैगिंग जो होती है ना, वो भी एक तफरी, जो आप बताएं कि यार बोतल मंगवा ली और प्रिंट आउट करवा दिया, डेट्स, हाँ वो करते हैं सीनियर्स आपस में। तो तीसरा वाला नहीं बता रहे भाई, मैंने कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या करूँ? आप मुझे ये बताएं कि अच्छा अब आपने फास्ट में एडमिशन ले लिया, अगर मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर साइंसेज एज अ डिग्री, क्योंकि कंप्यूटर साइंसेस की अगर हम बात करें ना, देखें एक परसेप्शन बना है इन रिसेंट ईयर्स के भाई CS जो है ना, CS एक फ्लैक्स बन चुका है कि भाई CS करूँगा और इसकी जॉब्स ही हैं और मैं डायरेक्ट गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में, और जैसा आपने बताया ना कि भाई मैं तो रिमोट काम करूँगा बैठ के। तो अगर मैं इन सिंपल वर्ड्स पूछूँ कि एक बच्चा है वो इंटरमीडिएट में है
और उसे कंप्यूटर साइंसेस पढ़नी है, उसे इतना नहीं पता कि भाई कंप्यूटर साइंस, उसे ये नहीं पता कि इस डिग्री में क्या पढ़ते हो, आप एक्चुअली क्या पढ़ते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप कंप्यूटर साइंस एज अ डिग्री चूज़ करते हो तो उसका कोर्स कंटेंट क्या होता है, आप उसमें पढ़ते क्या हो इन 4 साल की डिग्री में? अब देखें डिफरेंट जो है, अब जैसे कंप्यूटर साइंस है, अच्छा मेरी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जब मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि मैंने कुछ कोडिंग के कोर्सेज करे हुए थे, HTML CSS है, पाइथन है, बेसिक्स, ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगा था कि जब मैं ज्वाइन करूँगा तो यही सारे कोर्सेज होंगे कि मुझे कोडिंग सिखाएंगे, किस तरह से मुझे कोड लिखना है, कोई सॉफ्टवेयर या कोई वेबसाइट बनानी है। लेकिन कंप्यूटर साइंस इज़ लाइक अ साइंसेस की फील्ड है, तो वो थियोरेटिकल एंड समझने की चीज़ होती है। तो उसमें आपको वो कोडिंग नहीं सिखाते डायरेक्टली, वो आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। तो द स्टार्टिंग इसके बेसिकली आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एक एक करके हर सेमेस्टर में डिफरेंट कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। पहले सेमेस्टर में आता है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, सेकंड में आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, थर्ड में आगे डाटा स्ट्रक्चर्स, फोर्थ में ऑपरेटिंग सिस्टम्स, फिफ्थ में डेटाबेसेस। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इनकी लैब्स भी होती हैं जिसमें आपको असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह करवाते हैं, तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी आता है। लेकिन द मेन थिंग है आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप इसके ऊपर जो भी कोड होगा, जो भी लैंग्वेज, क्योंकि देयर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल फ्रेमवर्क्स के, पाइथन है, C++ है, जावा है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो डॉक्यूमेंटेशन देख करके आप कोडिंग खुद कर लेंगे उस लैंग्वेज के अंदर। सही। तो एक मिसकंसेप्शन थी जो मुझे थी, मुझे लगा कि शायद मुझे वो लैंग्वेज सिखाएंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये मुझे ये बताओ कि आपने कॉन्सेप्ट वाली बात तो कर दी कि आप अगर CS को एज अ फील्ड चूज़ करते हैं तो वो आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं। अच्छा, आप बीइंग अ CS स्टूडेंट, अगर मैं एक चीज़ पूछूं तुमसे कि तुम अभी फाइनल ईयर में, आप फाइनल ईयर में आ जाएंगे, तो अभी तक के एक्सपीरियंस से किस बच्चे को CS लेनी चाहिए? मतलब मुझे लोगों की बातों में आगे नहीं, मुझे कोई चीज़ ऐसी है कि आपने तो समझा था कि भाई कोडिंग पढ़ते हैं, उसके अलावा किस बच्चे को CS पढ़नी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस? देखिए मेरे एक्सपीरियंस में तो ये था कि मुझे और कुछ लेना नहीं था, तो मैंने CS ले लिया। फिर मैंने कोडिंग एक्सप्लोर करी सारी चीज़ें। अब प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस में देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग व्हिच इज द मेन थिंग। प्रोग्रामिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। सही। अब मेरी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट मैनेजर से, एक सीनियर से कंपनी में बात हो रही थी, तो ही टेल्स मी कि मास देखो प्रोग्रामिंग जो है ना इज समथिंग जो आपको कभी छोड़नी नहीं चाहिए एज ए डेवलपर या एज ए CS स्टूडेंट। आपको हमेशा प्रोग्रामिंग करते हो क्योंकि उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग आप समझते हो। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आप अपने कोड में समझते हो, सीखते हो, वो फिर आपकी रियल लाइफ में भी आपके सीख पड़ जाती है। तो असली में भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप उसको एनालाइज करके उसके सोल्यूशंस निकाल लेते हो, राइट। सो दिस इज़ वन थिंग जो आप प्रोग्रामिंग के साथ साथ सीखते हो, जो आपकी रियल लाइफ एक स्किल डेवलप हो जाती है। सही। अब किस बच्चे को CS करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए? द थिंग इज़ कि इफ़ यू आर स्लाइटली इंटरेस्टेड इन सच स्टफ कि आप एक कंप्यूटर की स्क्रीन के पीछे बैठ करके कोई सॉफ्टवेयर सोल्यूशन बना रहे हैं फॉर एनी प्रॉब्लम इन लाइफ, कोई भी चीज़, तो गिव इट अ ट्राई। एंड द थिंग अबाउट CS इज़ के आप आराम से ऑनलाइन इंटरनेट पे इतनी सारी रिसोर्सेज ढूंढ सकते हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। फ्री कोड कैंप है, गीक्स फॉर गीक्स है, WC स्कूल्स हैं, ये बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। इंडियन यूट्यूबर्स बहुत मशहूर हैं CS में। तो ये आपको समझा देना कि क्या क्या चीज़ है। तो अगर मुझे समझना है कि इज़ दिस द राइट थिंग फॉर मी, क्या मुझे वाइब मैच करेगा, ये क्लिक कर रहा है, तो मैं वो फ्री रिसोर्सेज के थ्रू समझ सकता हूँ। इट्स नॉट कि मैं डिग्री स्टार्ट करूँ और मुझे 6 महीने बाद समझ आए कि यार ये दिस इज़ नॉट फॉर मी। वैसे ये वाले केस भी होते हैं और फास्ट में कुछ बच्चों के 6 महीने के बाद वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। सही। या तो उनको फास्ट का एनवायरनमेंट समझ नहीं आता, या उनको वो पेस या समझ नहीं आता, डिग्री समझ नहीं, या उनको डिग्री ऑल टुगेदर समझ नहीं आती। लेकिन द थिंग इज कि क्योंकि दुनिया इतनी एडवांस्ड हो गई है और सारी चीज़ अब ऑनलाइन इतनी अवेलेबल हो गई है कि आप CS जैसी चीज़ को आप ऑनलाइन आप पूरा समझ सकते हो कि क्या है और क्या नहीं है। उसके बेसिक्स तो आप आराम से समझ जाओगे क्या है। सही। तो देन यू नो कि यार शुड आई गो फॉर विद इट और नॉट। फिर अब जैसे कि AI का एक बहुत बड़ा ट्रेंड, एक बहुत बड़ा बूम है। अब किसी को AI में आना है, सो देयर आर 2 एस्पेक्ट्स टू दैट, एक है टेक्निकल, एक है नॉन टेक्निकल। ये टेक्निकल एस्पेक्ट है, ज़्यादा इसके मैं जो हूँ पूरी उसकी एल्गोरिथम, उसकी मशीन लर्निंग, जो बैक एंड उसकी डेवलपमेंट कोडिंग है, वो सब समझूँ। तो इसके लिए मैं उसके कोर्सेज करूँ या उसकी डिग्री करूँ, तो दैट इज़ वन पाथ। दूसरा नॉन टेक्निकल, एंड दैट इज़ आई गेस द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ द डेकेड कि नॉन टेक्निकल लोग कैसे CS कैसे AI को यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि एक मैंने सुना एक प्री मेडिकल के स्टूडेंट थे, उन्होंने अपनी 4 साल की डिग्री कंप्लीट करी 5 साल की अपना MBBS में। राइट नाउ वो AI को अपने हेल्थ केयर के आइडियाज़ के साथ मिला करके सोल्यूशंस क्रिएट कर रहे हैं, जबकि ही डजंट नो प्रोग्रामिंग, ही डजंट नो कि वो एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है। लेकिन क्योंकि चीज़ इतनी एडवांस हो गई हैं और इतनी सिंपल हो गई हैं कि एक नॉन टेक्निकल पर्सन AI को यूटिलाइज कर सकता है अपनी फील्ड में। यस एग्जैक्टली। एंड द फ्यूचर इज़ बेसिकली दिस कि आप AI को किस तरह मल्टीपल फील्ड्स में ला सकते हैं। समझ गए। तो अब हमारे पास सिंपल जैसे हम लोग सिर्फ वेबसाइट बनाना या सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस, दैट इज़ वन एस्पेक्ट।
द न्यू एरा इज ऑफ CS। आप AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको आप कैसे डिफरेंट चीज़ों में डाल रहे हैं। अब जैसे चैटबॉट्स का ज़माना आ रहा है, हर वेबसाइट से हर कंपनी हर जगह जो है अपना कम्युनिटी एक चैटबॉट बना के डिप्लॉय कर देती है, उसमें उसकी डाटा होती है। अब आप किसी कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करके या पूछ के या ईमेल करके नहीं बात करते, वो चैटबॉट के साथ अब तो व्हाट्सएप के थ्रू भी आपने अपनी API अगर कनेक्ट कर दी है तो चैटबॉट आप अगर किसी कंपनी के चैटबॉट से बात करोगे तो वो आप कर सकते हो। सही। तो ये वाली बात है कि ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस करी है, जो अभी हम रिसेंट ट्रेंड्स देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एज अ मीडिया स्टूडेंट हूँ, मैं नॉन टेक्निकल बंदा हूँ, मुझे AI के टेक्निकल एस्पेक्ट्स का नहीं पता, लेकिन अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करके जर्नलिज्म में ले आता हूँ, सही है, जैसे रिसेंटली वर्कशॉप्स हो रही हैं कि भाई AI को आप जर्नलिज्म के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये ना, आप क्यों रिसेंटली मैंने देखा था कि डॉन जो है ना, डॉन ने एक आर्टिकल लिखा, उसकी जो पिक्चर थी उस पिक्चर उन्होंने जनरेट करी थी Bing AI से, सही है, और उन्होंने नीचे लिखा कि भाई दिस इमेज इज़ जनरेटेड बाय Bing AI। तो एज अ जर्नलिस्ट मैंने देखा, हाँ भाई आप एज अ जर्नलिस्ट AI को यहाँ इस्तेमाल कर रहे हो, तो जर्नलिस्ट हो गया, आप एज अ MBBS डॉक्टर हो गए, सही है। उसके अलावा लॉ में भी एक रिसेंटली हमने एक एपिसोड शूट करी थी लॉ के स्टूडेंट के साथ, तो उन्होंने हमें बताया था कि भाई लॉ में आप कैसे AI को इंटीग्रेट कर सकते हो। तो द थिंग इज़ के जैसे जो डिबेट चलती है ना कि भाई AI आपकी जॉब लेगी या नहीं लेगी, आपने AI को अपने करियर के साथ इंटीग्रेट करना है। ज़रूर AI सिर्फ उसके लिए नहीं है, क्या CS स्टूडेंट के लिए नहीं है, या फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिग्री कर रहा है उसके लिए नहीं है। AI का जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो मासेस पे पड़ेगा, सही। तो आपने देखना है कि भाई मैं इसको अपनी फील्ड के साथ इंटीग्रेट कैसे कर सकती हूँ। ये चीज़ है, इसी चीज़ से अगर मैं कनेक्ट करूँ कि भाई मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिग्री करनी है, अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग फास्ट वो AI की डिग्री ऑफ़र कर रही हैं, सही। तो मैं पूछूं कि भाई मुझे AI, क्योंकि एक परसेप्शन है कि AI की डिग्री में भी वही कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं जो कंप्यूटर साइंसेज में पढ़ाए जा रहे हैं। तो एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट व्हाट वुड यू रेकमेंड कि अगर मुझे सिर्फ AI पढ़नी है तो मैं AI वाली डिग्री पे जाऊं, या फिर कंप्यूटर साइंस, क्योंकि ये कहते हैं ना कि भाई ये मदर फील्ड है कंप्यूटर साइंस, तो मैं कंप्यूटर साइंस की तरफ जाऊं और स्पेशलाइजेशन AI में कर लूं। व्हाट वुड बी योर टेक ऑन दिस एज ए स्टूडेंट? अच्छा, अब एक स्टैंडर्ड जो था, जो चलता आ रहा था शुरू से, था कि आपने बैचलर्स किया CS में, एक मदर फील्ड, आपने सारी चीज़ें समझ ली, फिर मास्टर्स आपने AI में कर लिया, राइट, स्पेशलाइजेशन आपकी हो गई। तो इस तरह से 4 साल आपने बैचलर्स पूरी चीज़ें समझी, 2 साल फिर आपने मास्टर्स के जिसमें आपने स्पेसिफिकली AI समझा। अब द थिंग इज कि जैसे फास्ट ने कुछ साल पहले अपना स्टार्ट कर दिया बैचलर्स इन AI, तो वो जो एक स्पेशलाइज्ड मास्टर्स का प्रोग्राम था वो अब एक बैचलर्स का प्रोग्राम बन गया एक तरह से। अब इसमें डिफरेंट आपके कोर्सेज हैं, NLP है, मशीन लर्निंग है, डिफरेंट एल्गोरिथम्स के ऊपर है। तो वो जो चीज़ें AI से रिलेटेड हैं वो स्पेसिफिकली आपको इसमें पढ़ा देता है, सही। अब अगर मैं CS एंड AI की डिग्री के कोर्स कंटेंट को कंपेयर करूँ तो CS वुड बी मोर जेनेरिक। जैसे हमारे पास 6 सेमेस्टर में AI एज अ कोर्स था, तो इसमें एक ओवरव्यू, डिफरेंट चीज़ें, सारी चीज़ें हैं, राइट। लेकिन AI इटसेल्फ अगर पूरी फील्ड है तो वो पूरी इन डेप्थ आपको उतर के सारी चीज़ें समझा रहा है, तो इट्स लाइक ए स्पेशलाइजेशन ऑफ इट्स ओन बैचलर्स में ही। लेकिन देन अगेन अगर कोई CS कर ऑलरेडी और इसने 3 साल लगा लिए और अब वो सोचे कि यार अब मैं AI करूँ 4 साल की डिग्री, या मैं क्या करूँ 1 साल में, मैं कैसे वो गैप कवर करूँ कि मैं अपने AI वाले पीयर्स के अगेंस्ट खड़ा हो सकूँ, राइट, या उनके साथ खड़ा हो सकूँ। तो अब जैसे मैं CS की डिग्री कर रहा हूँ, राइट, लेकिन एट द सेम टाइम मेरा AI में भी इंटरेस्ट है, तो हाउ डू आई परस्यू दैट? तो द थिंग इसके आर्टिकल्स डिफरेंट आपके पास वीडियोज़ हैं, कोर्सेज हैं। deeplearning.ai इज़ अ वेरी फेमस वेबसाइट, और एक पर्सन है एंड्रयू एनजी हु इज़ डिक्लेयर्ड एज अ फादर ऑफ AI। तो उनके खुद के कोर्सेज वहाँ पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं deeplearning.ai पे। तो वो किस तरह से AI यूटिलाइज होती है, एप्लीकेशन उसको कैसे यूज़ करते हैं, GPT जैसी चीज़ को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोसेस में, तो वो सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। एंड देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, राइट, टू लर्न अबाउट AI। बट द मेन थिंग इज़ नॉट जस्ट लर्निंग, इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन, द प्रैक्टिकलिटी ऑफ इट, कि मैं कैसे जो चीज़ मैंने सीखी है उसके ऊपर मैं क्या काम कर रहा हूँ। जब तक आप प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएंगे तो आप, आई वुड से, आप नहीं सीख रहे कुछ। एंड बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो 4 साल की डिग्री गुजारते हैं और वो कहते हैं कि यार मैंने सीख लिया सब, अब मैं जाऊँगा जॉब में, मुझे जॉब मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि CS इतना मशहूर हो गया है और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, मार्केट सैचुरेटेड है, और अभी एक रिसेशन वैसे ही चल रहा है, जिस भी कंपनी में जाते हैं वो बोलते हैं हायरिंग फ्रीज लगा हुआ है, कि हम लोग खुद ले ऑफ्स करें, हम लोग हायर नहीं कर रहे अभी, हमें अभी न्यू रिसोर्सेज नहीं चाहिए। तो एक टफ कंपटीशन है,
उस टफ कंपटीशन में आप सिर्फ 4 साल की डिग्री लेके तो स्टैंड आउट नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपके साथ 600 बच्चा और ग्रेजुएट कर रहा है उसी डिग्री के साथ और आपसे बेहतर जीपीए के साथ कर रहे होंगे। तो व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट? तो उसमें 2 मेन चीज़ें हैं कि आपने रिसर्च करी हुई है इन स्टफ, कि आपके पास एआई पे रिसर्च है या आपके पास साइबर सिक्योरिटी में रिसर्च है, जो भी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। तो उसका रिसर्च है तभी नॉलेज है, आपको पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं है। तो अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठते हैं और वो टेक्निकल सवाल पूछता है या वो कोई ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछता है, बिकॉज ऑफ योर रिसर्च यू कैन आंसर दोस क्वेश्चंस, तो दैट मेक्स यू स्टैंड आउट। सेकंड, द मेन थिंग इज प्रोजेक्ट्स। अब जब मैं प्रोजेक्ट्स करूँगा तो मेरे पास अपने पोर्टफोलियो पे, रेज्यूमे पे सिर्फ एक जीपीए नहीं मेंशन हुई कि मैंने फास्ट से पढ़ा और मैंने जो 3.8 जीपीए मार ली या मैंने 2.8 जीपीए कर ली। मेरे पास एक पूरा प्लेथोरा ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं कि यार मैंने ये बनाया था, मैंने ये बनाया था, मैंने ये बनाया था। दैट इज़ व्हाट मेक्स सेंस कि यार मेरे पास जब ये चीज़ है ना, तो मैं दिखा सकता हूँ किसी भी इंटरव्यूअर को या किसी भी बंदे को कि मैंने ये काम करा हुआ है। अब वो देखेगा, वो बोलेगा अच्छा यार हुसैन है, उन्होंने 4 साल की डिग्री करी CS की और उन्होंने AI का ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, इन्होंने इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया है। तो आप उससे आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे उस पर। अब आपको पता आपने वो काम किया हुआ है, आपने वो समझा दिया। नाउ ही नोज कि मेरे पास कंपनी में जो एक गैप था इस चीज़ का, वो हुसैन की इस स्किल से फुलफिल हो सकता है। तो उसने अपने दिमाग में ऑलरेडी सोच लिया कि यार ये बंदा एक पोटेंशियल कैंडिडेट है जिसको मैं हायर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कोई काम ना करूँ ऐसा, सिर्फ डिग्री लेके बैठ जाऊँ इंटरव्यू देने, तो फिर मेरे पास क्या है प्रूफ करने के लिए अपना? सही, मतलब एज अ इंटरव्यू अगर मैंने कोई जॉब पोस्टिंग कर रही है, मैं हायरिंग कर रहा हूँ, तो एज अ आप जॉब कैंडिडेट आए ना, आपने ये प्रूफ करना है कि आप ही उस कंपनी के लिए बेटर फिट हैं और आप उस कंपनी की नीड हैं। वो नीड कैसे बनेंगे? जब आपने यूनिवर्सिटी लाइफ के साथ आपने प्रोजेक्ट्स किए हुए होंगे जो आपने बताया और रिसर्च करी हुई हो। तो रिसर्च से अगर मैं कनेक्ट करूँ तो इन यूनिवर्सिटी लाइफ व्हाट आर सम ऑफ द रिसोर्सेज जो आप रेकमेंड करेंगे, जो आपके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं, जो जूनियर्स हैं, कि अगर उन्हें रिसर्च में हेल्प कर सकती हैं आगे? अच्छा, रिसर्च के से 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक आपकी सेल्फ लर्निंग होती है और एक थोड़ी आप कहते हैं पीयर बेस्ड या कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग है। सेल्फ लर्निंग आपकी यह कि आपने आर्टिकल्स वगैरह देखे। अब लिंक्डइन है, इट्स अ वेरी गुड टूल। उस पर आर्टिकल्स, उसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे आर्टिकल्स पोस्ट होते हैं। आप वो जाके पढ़ें, आप उसमें समझेंगे कोई भी चीज़ से AI है वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है, कैसे एप्लीकेशंस की चल रही हैं। उसके बाद आप जाके डिफरेंट कंपनीज़ के, ऑर्गेनाइजेशंस के आर्टिकल्स पढ़ें। अब जैसे कि मेटा है जो फेसबुक वगैरह का है, आपके पास एनवीडिया है, आपके पास ये बहुत सारी बड़ी कंपनीज, गूगल है, तो ये जो है अपने खुद के आर्टिकल्स भी निकालते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन डिफरेंट फील्ड्स, क्योंकि इनकी रिसर्च भी चल रही होती है बैक एंड पे। और AI पे हर कोई निकाल रहा है। देयर इज दिस वर्ड LLMs विच इज़ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जो कि कह लें AI की जो बैकबोन है, दैट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जैसे आपका ChatGPT है, इट्स एन LLM। तो इसके ऊपर पूरी रिसर्च है, इसके ऊपर पूरे आर्टिकल्स रिसर्च पेपर मौजूद है। तो ये आपकी सेल्फ लर्निंग है, आप उसको जाके आप पढ़ें, आप उसको समझें। फिर दूसरी चीज़ क्या आती है, कम्युनिटी या पीयर बेस्ड, क्या आप अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट करें। एंड अब जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी में हमारे पास 2 घंटा फ्री है, तो हम लोग बैठे हुए कैफेटेरिया में, तफरी में लगे हुए हैं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वो सब सही है, दैट इज़ परफेक्ट, आपको करना चाहिए यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर, इन्जॉय करें। लेकिन 1 घंटा हर दिन निकाल लें, आप अपने दोस्तों के साथ बैठें और आप ये सारी चीज़ें डिस्कस करें। आपने जो है 1 आवर डेडिकेट कर दिया, उसमें आप सीख रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ ये कि आपके पास डिफरेंट PhD प्रोफेसर होता है यूनिवर्सिटी में, आप उनके ऑफिस चले जाएँ, आपने नॉक किया कि सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है और मुझे पता है कि आप ये कोर्सेज पढ़ाते हैं, तो मैंने कुछ चीज़ें इस पर पढ़ी थी और मुझे आपसे इस पर समझने कि इस पर क्या है, कैसे है। अब वो एक फील्ड एक्सपर्ट है, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। तो हो सकता है आपको बता देंगे यार तुम ये वाला आर्टिकल पढ़ लो, तुम इस प्रोजेक्ट पे काम कर लो, तुम ये सारी चीज़ें कर लो। तो फास्ट में से ऐसे बहुत सारे PhD प्रोफेसर्स हैं एंड दे आर वेरी अमेजिंग प्रोफेसर्स और बहुत हेल्पफुल एंड काइंड लोग होते हैं। डॉक्टर रफ़ी हैं, डॉक्टर फ़ारूक हैं, तो ये डिफरेंट लोग हैं जो कि आपको हेल्प कर देंगे, आपको समझा देंगे कैसे क्या करना है। आप उनके पास जाएँ, आप उनसे बात करें, वो आपको गाइड कर देंगे, आपको एक डायरेक्शन दे देंगे। सही है। मुझे ये बताएं कि कंप्यूटर साइंसेस अगर मैं एज अ डिग्री परसू करता हूँ तो उसका स्कोप क्या हो? CS का स्कोप आप देखें, क्योंकि एक टेक रेवोल्यूशन है, हर चीज़ में कंप्यूटर, ऑटोमेशन, AI, ये सारी चीज़ें जैसे मैंने कहा, तो CS हैज़ बिकम एन एवरग्रीन फील्ड। अब हर चीज़ में कंप्यूटर्स वगैरह का इन्वॉल्वमेंट आ गई है। अब इट्स लाइक जैसे एक ज़माने में मैथ्स लोग अपने हाथों पे करते थे या पेपर पे करते थे, फिर आया कैलकुलेटर, आपने कैलकुलेटर को अपनाना शुरू किया और इसको आपने यूज़ करना शुरू किया। फिर डिफरेंट एक्सेल वगैरह इस तरह के टूल्स आए, वो टेबल्स बन रहे हैं, चार्ट जनरेट हो रहे हैं एक साथ। तो अब CS के ऑटोमेशन टूल्स हैं, AI, ये सारी चीज़ें, तो वो भी अब हर बिजनेस में, हर चीज़ में, हर कंपनी में, हर काम में इंक्लूड हो जाएगा। अब द थिंग इज़ कि एक डिजिटल एरा है, तो हर ब्रांड को, जैसे कैजुअल गुफ्तगू है, तो इंशाल्लाह एक दिन आप लोग भी अपनी एक वेबसाइट बना रहे होंगे, राइट। अब वो वेबसाइट के लिए आपको क्या चाहिए, एक CS का स्टूडेंट या एक डेवलपर चाहिए, राइट। अब ये चीज़ है। फिर अब कोई और कंपनी है, उसका अपनी मोबाइल एप्लीकेशन बनवानी है, तो उसके लिए भी इसको जो एक डेवलपर चाहिए होगा।
फिर कोई ऑटोमेशन का काम है, कोई ERP सॉल्यूशंस हैं। तो डिफरेंट जो है, अब द थिंग इज़ कि हर चीज़ में ना ये टेक इन्वॉल्व हो रही है। तो तभी जैसे कि CS इज़ एन एवरग्रीन फील्ड, क्योंकि हर जगह अब CS का काम जो है, ऑटोमेशन है, AI है, कंप्यूटर्स हैं, डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होते हैं। सही है, मतलब CS वाला जो बच्चा है वो कहीं भी फिट हो सकता है, क्योंकि एक हर कंपनी का एक टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है। हाँ, तो उसमें CS वाला बंदे की नीड होती है। हाँ, सही। डेफिनेटली। तो अभी आप प्रोजेक्ट्स के बारे में मुझे बता रहे थे, तो इज़ देयर एनी प्लेटफॉर्म, या फिर अगर मुझे यूनिवर्सिटी लाइफ में प्रोजेक्ट करने या इसका एक्सपीरियंस लेना है तो वो मैं कैसे ले सकता हूँ? व्हाट वुड बी सम ऑफ द प्लेटफॉर्म्स या फिर कुछ एडवाइस जो आप देना चाहें? देखिए, सबसे आई गेस द इंटरेस्टिंग वे टू डू अ प्रोजेक्ट इसके आप हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करें। अब वर्चुअल एंड रिमोट हैकेथॉन्स का सिस्टम जो है वो चलता है। तो lablab.ai इज़ अ वेबसाइट, उसके ऊपर जो है बहुत सारे हर 2 हफ्ते पे हैकेथॉन वहाँ पे पोस्ट होते हैं, और वो कराते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल लेवल पे। तो आप कराची से बैठे बैठे क्या होता है, उसका डिस्कॉर्ड सर्वर होता है, आप ज्वाइन करते हैं। डिस्कॉर्ड सर्वर पे हज़ारों लोग हैं वहाँ पे, फ्रॉम डिफरेंट नेशनलिटीज़ एंड एथनिसिटीज़। सही है, आप भी बैठे हुए हैं, कैलिफोर्निया के लोग भी बैठे हुए हैं। अब या तो आप टीम बना के आए वहाँ पे, या फिर आप वहाँ पर ही ऑन डिस्कॉर्ड लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, आइडिया शेयर करें एंड टीम बना लें। अब मैंने क्या किया था, लास्ट ईयर समर्स में मैंने कुछ हैकेथॉन में पार्टिसिपेट किया था। तो जो मेरा फर्स्ट वाला था उसमें मैं और मेरा एक दोस्त अशद, हम दोनों पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन उसकी कुछ कमिटमेंट्स नहीं, तो फिर आई हैड टू गो अलोन फॉर इट। तो मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन किया। अब आई नीडेड टीममेट्स, तो मेरी जो टीम बनी थी एंड में, उसमें एक पाकिस्तानी था मेरे साथ इब्राहिम, एक कैलिफोर्निया का बंदा था, एक हांगकॉन्ग में था और एक इंडिया में था। हम 5 थे। अब ये जो एक डिफरेंट डाइवर्सिटी की एक पूरी टीम बनी है, हम लोगों ने आइडिया डिस्कस किया, क्योंकि एक डोमेन थीम आपको सब कुछ मिलता है। अब उस आइडिया पे हम लोगों के पास कुछ दिन थे, हमने उस पर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया। तो एक चीज़ होती है प्रोटोटाइप, कि आप जो है अपने एक प्रोडक्ट का एक डेमो जो है वो शो कर सकें। तो वो हमें बनाना था इन दोज फ्यू डेज़। तो अब उसमें मेंटोर्स वगैरह भी होते हैं आपके पास, लैब के जो हैकेथॉन्स होते हैं। तो हमारे एक मेंटोर थे, वो पाकिस्तानी था, इनाम भाई। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें गाइड वाइड किया सारी चीज़ें। तो एक पूरा एक पाइपलाइन प्रोसेस होता है हैकेथॉन का, कि किस तरह से क्या करना है, क्या आपकी लिमिटेशंस हैं। फिर उसके अंदर आपको डिफरेंट टूल्स भी एट टाइम्स प्रोवाइड कर देता है, जो आपको आपकी डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। तो आई वुड से अगर आपको प्रोजेक्ट्स में आना है, आपको एक क्रिएटिव माइंडसेट की तरफ लाना है अपने आपको, तो हैकेथॉन्स वुड बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू, बिकॉज रिमोट है, आराम से घर पे बैठ के हो सकता है, आप अपने स्केड्यूल पे करें। फिर आप इंटरनेशनल नेटवर्किंग कर रहे हैं उसके ऊपर। अब जैसे मैंने जिन लोगों के साथ काम किया था, वो अभी भी लिंक्डइन में मेरे पास है, मैं उनकी पोस्ट पे कमेंट करता हूँ, मेरी पोस्ट पे कमेंट करते हैं, बातचीत हमारी चलती रहती है। फिर आपको मेंटोरशिप मिल जाती है इन प्लेटफॉर्म पर हैकेथॉन्स में, क्योंकि हैकेथॉन्स के मेंटोर्स होते हैं, तो वो आपको बताते हैं, आपको गाइड करते हैं। फिर क्योंकि आप एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो होती है उसके ऊपर आप कोई सोल्यूशन बना रहे होते हैं, या आप कोई रियल वर्ल्ड टूल यूज़ करके आप जो एक सोल्यूशन बना रहे होते हैं। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि जो आप सीख रहे थे क्लासेस में या कोर्सेज में, उसको अप्लाई कैसे करना है। सही, विच इज़ द मेन थिंग, प्रैक्टिकलिटी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट। सही। अच्छा, हैकाथॉन्स में आप lablab.ai पे आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वीकली बेसिस पे उसमें आते हैं। एक चीज़ जो फास्ट की अगर मैं बात करूँ, फास्ट के बारे में मशहूर है कि भाई CS फास्ट का मशहूर है, तो ऐसा क्या है फास्ट के CS में जो फास्ट मशहूर है? CS मैजिक। खैर, तो फास्ट के CS में अब जो मेन चीज़ है दैट इज़ के काफ़ी सालों से, फॉर डेकेड्स, फास्ट ने अपना CS का डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, और चलता आ रहा है शुरू से ही कि फास्ट का CS है। तो अब उस लेट्स से 1980s या 1990s में जब स्टार्ट हुआ फास्ट, व्हेनेवर इट स्टार्टेड, तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज आपके पास हैं, चाहे वो सिस्टम्स हो या डिफरेंट कंपनीज हों, उनके C-लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं, उसके डायरेक्टर्स हैं, तो वहाँ पे फास्ट के ग्रेजुएट्स बैठे हैं जिन्होंने फास्ट से अपने बैचलर्स या मास्टर्स कंप्लीट किया था। तो जब आप जाते हैं किसी कंपनी में और आप कहते हैं हाँ मैं फास्ट का, तो वो देखता है आपको रेज्यूमे में, कहता है अच्छा यार ये बंदा फास्ट का है। और क्योंकि उसको पता है कि इन हिज पाथवे वो एक CEO या वो एक C-लेवल एग्जीक्यूटिव, वो एक डायरेक्टर बना हुआ है कंपनी में, तो ही नोज द पोटेंशियल ऑफ फास्ट स्टूडेंट्स, राइट। तो उसको पता है कि सामने जो फास्ट का बच्चा आ रहा है, इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये भी काफ़ी काम का बच्चा होगा। क्योंकि अब जैसे मैं अगर एक जगह से निकल के बड़ा आदमी बन गया, तो आई नो कि उस रास्ते से और भी अगर कोई आ रहा है तो देयर इज अ हाई चांस कि ये भी बहुत ज़बरदस्त होगा। तो ये एक नेटवर्क है फास्ट का जो कि डेवलप हुआ हुआ है, और फिर ये नेटवर्क जो है इंटरनेशनली भी फैला हुआ है। तो फास्ट की एलुमनाई एसोसिएशंस हैं, FA-US, FA-CA के नाम से, कि फास्ट कैनेडा एलुमनाई एसोसिएशन है, फास्ट की USA में है। तो उनके जो है ईयरली मीटअप्स हो रहे होते हैं, उनके जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, उनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये सब जो नेटवर्क है ना, बेसिकली दैट इज़ द मेन थिंग, कि को कहते हैं कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्क, कि आप जो जितना बड़ा नेटवर्क है इतनी आपकी नेटवर्क होती है। तो फास्ट का उतना ही बड़ा नेटवर्क है,
तभी इतना इसका नाम मशहूर हो जाता है। फिर एक और चीज़ है कि करिकुलम के बेसिस पे आई वुड से फास्ट इज़ क्वाइट इन डेप्थ फॉर CS या कोई भी AI वगैरह की फील्ड, क्योंकि हुआ ये था हम लोग सेकेंड ईयर में बैठे हुए क्लास में। आई स्टिल रिमेंबर हमारी कोई क्लास चल रही थी बैक इन सेकेंड ईयर, हम सारे बैठे हुए थे, तो फेसबुक पे किसी और यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम लीक हुआ था, उनका फाइनल पेपर लीक हुआ था और उसकी जो पेपर की पिक्चर थी वो आई थी, तो वो हमारे पास ग्रुप पे शेयर होती है कि यार इनके पेपर में फाइनल ईयर में ये आया था, सेकेंड ईयर के फाइनल एग्ज़ाम है। हमने जब वो सवाल देखे तो हम लोग सब सोच रहे थे यार सच में ये फाइनल एग्ज़ाम का पेपर है उनका या नहीं, बिकॉज वो जो क्वेश्चंस थे वो फास्ट के फर्स्ट सेमेस्टर की लैब के असाइनमेंट्स में होते थे। तो इससे आपको एक अंदाज़ा होता है कि यार यूनिवर्सिटीज़ का एक डिफरेंस इन लेवल जो है पढ़ाने का वो कितना ज़्यादा हो गया है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि सारी बाकी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं और फास्ट एकदम ही अलग है, लेकिन इट इज़ कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं पाकिस्तान में जो कि इस तरह से ऑपरेट कर रही हैं। सही। तो दैट इज़ वन थिंग, फास्ट से जो निकलता है उसको अच्छी खासी चीज़ें ऑलरेडी आती हैं। सही। लेकिन देन अगेन लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। जैसे मैंने कहा कि प्रोजेक्ट्स रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से निकल भी रहे हैं, एक अच्छे नेटवर्क में आ भी रहे हैं, तब भी आपको खुद भी तो स्टैंड आउट करना है। तो मतलब आपके पास आपने खुद भी तो कुछ सीखा हुआ होना चाहिए ना। आप अगर आप एक नेटवर्क में बैठे हुए और अगर आपको अपनी फील्ड से ही रेलेवेंट कोई स्किल आती नहीं तो उस नेटवर्क का फ़ायदा क्या? उसका फ़ायदा क्या है? आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 बंदों को जानता हूँ जो गूगल में काम करते हैं और गूगल में एक जॉब पोजीशन आई है कि एक डेवलपर चाहिए, और अगर मुझे डेवलपमेंट का काम ही नहीं आता होगा तो फ़ायदा नहीं है ना मेरे नेटवर्क। डेफिनेटली इस चीज़ से एक नेटवर्किंग की जो हम एक जो आपने कोड बोली ना कि भाई योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, अच्छा लोग इसका ना पहला पार्ट ले लेते हैं कि भाई नेटवर्किंग करनी है, सिर्फ नेटवर्किंग तो करनी है, लेकिन मैं अगर मास भाई आपसे कोई नेटवर्क बनाता हूँ तो मास भाई इन रिटर्न मुझे कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तभी तो मेरा नेटवर्क चलेगा ना। एज़ कम्पेयर टू हमने सिर्फ नेटवर्क बना लिया और हम कोई वैल्यू बेस्ड कॉन्वर्जेशन नहीं कर रहे, या फिर हम कोई वैल्यू प्रोवाइड, ये नेटवर्क मुझे कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो फिर उस नेटवर्क का फ़ायदा नहीं है। तो जो आपने बात करी उसी को अगर हम कनेक्ट करेंगे भाई नेटवर्क के साथ साथ आपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए हुए हो, और एज अ CS स्टूडेंट आपको ऐसा लगता है कि जब आप एडमिशन ले रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि भाई मैं तो गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में जाके काम करूँगा या फिर मैं मेटा के साथ काम करूँगा, ऐसा है CS स्टूडेंट्स का परसेप्शन होता है? ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब मैंने फास्ट ज्वाइन की थी तो मैंने अपने घर पे बोला, मैंने कहा कि मैं जब ग्रेजुएट होऊंगा ना मैं जॉब नहीं करूँगा अनलेस मुझे गूगल से ऑफर आती है। और मैं मतलब मजाक में नहीं, बहुत सीरियसली कह रहा था कि मैं गूगल पे ही जॉब करूँगा। तो 3 साल गुजर गए, मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई भी जॉब दे दे, जहाँ भी दे दे मैं आने को तैयार हूँ। तो वो एक आइडिया तो सबको होता है कि यार हमें ना फेसबुक पे मेटा पे काम करना है, इसमें काम करना है, गूगल पे काम करना है, लेकिन फिर थोड़ा एक रियलिटी चेक मिलता है कि थोड़ा सा हल्का हाथ रखो, क्या पता कर ले इंशाल्लाह, लेकिन अभी थोड़ा सा हल्का हाथ होना चाहिए। सही। और अगर मैं बात करूँ फास्ट की एक्स्ट्रा करिकुलर वाली जर्नी की, जैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में सोसाइटीज़ होती हैं, तो अगर फास्ट में कौन कौन सी सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं? अच्छा, फास्ट में जो है देयर आर माशाल्लाह से मल्टीपल सोसाइटीज़ हमारे पास जो है टेक्निकल भी होती हैं और कुछ वैसी एक्स्ट्रा करिकुलर होती हैं। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द इंटरेस्टिंग वन, डेक्स, विच इज़ ड्रामेटिक्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर। तो जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी सोशल इवेंट्स होते हैं, वो डेक्स संभालता है। तो हमारा अभी लेट्स से कि हमारे कुछ हफ्तों के बाद बीच पार्टी आएगी, विच वुड बी द फ्रेशर्स पार्टी। तो वो उसमें जो हेड बुक होता है, टर्टल बीच पे वगैरह, ये सारी चीज़ें फुल डे स्पेंड होते हैं वहाँ पे, तो वो डेक्स के अंदर आता है। फिर सिंगिंग कॉम्पिटिशन होते हैं, थिएट्रिकल कॉम्पिटिशन होते हैं, डांस कॉम्पिटिशन होते हैं, ये सारे डेक्स के अंदर आते हैं। फिर हमारा जो एनुअल डिनर होता है विच इज़ द फेयरवेल फॉर द सीनियर बैच, वो भी डेक्स संभालती है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। फिर हमारा एनुअल ट्रिप होता है जो कि दिसंबर में आता है, दिसंबर जनवरी के टाइम पे, तो वो नॉर्दर्न एरियाज़ का एक ट्रिप लगता है कि या तो नारायण कागन वाली साइड या फिर कलाम कश्मीरी वाली साइड, तो वो भी जो है वो वाली सोसाइटी संभालती है। तो एक सोसाइटी तो ये है। फिर बाकी कुछ सोसाइटीज जैसे हमारी डाटा साइंस की सोसाइटी होती है, हमारे पास एक गूगल डेवलपर क्लब होता है, तो जैसा IBA वगैरह में भी है, GDSC, तो इस तरह फास्ट का भी होता है। तो दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उससे एक नेटवर्क अच्छा होता है, क्योंकि वो बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ के गूगल डेवलपर क्लब होता है तो वो मिलकर कुछ प्रोग्राम्स या मिलकर उनकी एसोसिएशंस वगैरह होती हैं, उनके कॉम्पिटिशन्स वगैरह, कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती हैं। तो दैट इज़ वन थिंग। फिर हमारे पास हमारी ACM होती है, तो ACM इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके डिफरेंट यूनिवर्सिटी चैप्टर्स होते हैं। तो इसी तरह ACM न्यूसिस है, न्यूसिस एज इन फास्ट, तो उसका जो चैप्टर हमारे होता है तो उसके भी डिफरेंट इवेंट्स कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। तो ACM का इस साल आई वाज द पार्ट ऑफ द टीम, तो हमें जो ACM की ऑफिशियल वेबसाइट, उसकी लाइब्रेरी का हमें डिजिटल एक्सेस मिला हुआ है, और हमारे पास उसके न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह सारी चीज़ आती रहती हैं जो कि ACM के राइटर्स वगैरह लिख रहे होते हैं। दैट इज़ वन थिंग। फिर हमारे पास अब 2 मेजर इवेंट्स होते हैं फास्ट के, एक तो ACM कराते हैं विच इज़ डेवलपर्स डे, तो डेवलपर्स डे, और दूसरा हमारे पास होता है प्रोकॉम।
अब ये जो दोनों इवेंट्स होते हैं, दीज आर बेसिकली टेक बेस्ड इवेंट्स, मगर इट्स नॉट जस्ट के प्रोग्रामिंग के कॉम्पिटिशन होंगे, इसमें जनरल कैटेगरीज भी होती हैं, इसमें रोबोटिक्स का कॉम्पिटिशन होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिशन होता है, तो ये सारी चीज़ होती हैं। फिर अपार्ट फ्रॉम कॉम्पिटिशंस इसके अंदर सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो बाहर से इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स आते हैं, कंपनीज के CEO आते हैं पैनल डिस्कशंस के लिए, ये सारी चीज़ें। फिर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज इवेंट्स इज़ द जॉब फेयर। सही है, दैट इज़ द मेन थिंग कि एक पूरा करियर फेयर सेटअप होता है, पूरी मार्केट सेटअप होती है। वहाँ पे जो है 35, 40, 45 कंपनीज आती हैं, वो अपने स्टॉल सेटअप करती हैं। अब वो डिफरेंट कंपनीज होती हैं, वो मिड साइज हो सकती हैं, वो स्टार्टअप हो सकता है, वो सिस्टम्स लिमिटेड, वो फोलियो 3 जैसी बड़ी कंपनीज हो सकती हैं, तो मल्टीनेशनल्स वगैरह, तो वो भी आती हैं, अपना स्टॉल सेटअप करती हैं। तो वो वहाँ पे जॉब्स ऑफर हो रही होती हैं, इंटरव्यू स्पेस प्रोवाइड हुई हुई होती है, वहाँ पे इंटरव्यूज चल रहे होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा होता है। सही। तो एक ये होता है कि एक पूरा एक एनवायरनमेंट बन जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर ही, और प्रोग्राम हैपेंस लाइक मार्च के अराउंड एंड डेवलपर्स डे इज लाइक एंड ऑफ ईयर, मई में होता है। सही। तो इन दोनों टाइम्स आपके पास जो है वो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जो अपना CV लेके जाएं और आप जो एक अटेम्प्ट मारें कि क्या है क्या नहीं है, काइंड ऑफ एक मेगा इवेंट होता है फास्ट के लिए। तो सही। ये दोनों जो हमारे बड़े इवेंट्स हैं, जिसमें प्रोग्राम इवेंट से कि एक फ्लैगशिप इवेंट है और काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। सो इफ़ आई आस्क के हाउ सोसाइटीज शेप्ड योर लाइफ, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा तुम्हारी स्टूडेंट जर्नी में या ओवरऑल जर्नी में, तो उसके बारे में राइट। अब जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे एक सीनियर थे रोहन भाई, उन्होंने कहा कि मास GDSC ज्वाइन कर लो एंड इसकी मार्केटिंग टीम में आ जाना, डिफरेंट काम वगैरह होंगे। तो मैंने कहा ठीक है मैं GDSC ज्वाइन कर लेता हूँ, इसके अलावा और कोई सोसाइटी मैं नहीं ज्वाइन करता। फिर मुझे जब मेरे दोस्त उठा के लेके डेक्स को ज्वाइन करने के लिए, मैंने डेक्स भी ज्वाइन कर ली। कुछ टाइम के बाद मैंने ACM भी ज्वाइन कर ली। फिर फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने स्पोर्टिक्स एक सोसाइटी स्पोर्ट्स के मामला हैंडल करती है, मैंने वो भी ज्वाइन कर ली। अब मैं 4 सोसाइटी में अब चल रहा था फर्स्ट ईयर में। तो मेरे दोस्त कहते थे कि यार तुम जब देखो कभी मीटिंग में जा रहे हो, कभी कोई इवेंट के उसमें जा रहे हो, कभी कहाँ बैठ रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, तो वो एक वो था कि यार तुम मतलब कर क्या रहे हो, इतनी सोसाइटीज़ वगैरह में तुम क्या करोगे आगे, इन सब चीज़ों का कितना फ़ायदा सोसाइटीज़ का, एक क्वेश्चन होता है। तो आई वाज लाइक यार सिर्फ अगर मैं 4 साल में डिग्री लेके निकल जाऊंगा तो एक मेमोरी नहीं होगी ना। सोसाइटीज़ में जब जाते हैं तो आपसे अपनी क्लास से नहीं मिलते हैं, आप डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट बैचेस, आप अपने सीनियर्स के साथ बैठते हैं, उनसे बातचीत होती है, उनसे हंसी मजाक है। एंड आई गेस वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने सीनियर से बना के रखें, क्योंकि कुछ साल के बाद क्या पता हो सीनियर ने अपनी कंपनी खोली हुई है, ये वो किसी कंपनी में किसी बड़ी पोजीशन पे है, एंड इफ दे नो यू पर्सनली तो दे कैन रेफर यू ईजिली, राइट। तो ये एक चीज़ होती है, नेटवर्क वाली बात होगी फिर से। तो ये डिफरेंट काम होते हैं। फिर सिर्फ क्लास के अंदर बैठ के क्लास अटेंड करना, प्रोजेक्ट बनाना, रिसर्च करना, उसी कंफर्ट जोन के दोस्तों में रहना और वापस घर चले जाना, तो बंदा रिस्ट्रिक्टेड रहता है अपनी ग्रोथ में, पर्सनल डेवलपमेंट में। अगर आपको अपना कैरेक्टर एकदम एक्सपोज करना है, एकदम आपको जाना है, चीज़ों में एक्टिव होना है, तो फिर सोसाइटीज़ प्ले अ मेजर रोल इन दैट, क्योंकि वो आपको फोर फ्रंट पर रखा हुआ है, डिफरेंट काम है, डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करो, आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं हो। फिर एक और चीज़ ये है कि जैसे मीटिंग है सोसाइटी की, अब मेरे साथ दोस्त बैठे हुए, ये बहुत मरतबा मेरे साथ हुआ है कि सब दोस्त हम लोग बैठे हैं, हम लोग कुछ खेल रहे हैं, कुछ बात चल रही है, कोई कार्ड्स खेल रहे हैं, तफरियाँ, हंसी मजाक, मुझे जो है मैसेज आता है कि मास मीटिंग हो रही है, इस रूम में आ जाओ। अब मुझे वो सब छोड़ करके उस काम के लिए जाना पड़ रहा है, और वहाँ पर अब ये मेरा कंफर्ट जोन मैंने लीव किया फॉर समथिंग, राइट। अब वहाँ पर डिफरेंट इंटरेक्शन है, डिफरेंट काम है, डिफरेंट चीज़ें हैं। फिर जब आप फर्स्ट ईयर मतलब मेम्बर्स यूजुअली, सेकेंड थर्ड ईयर में आता हो तो आप टीम के हेड्स बन रहे हो, को हेड्स बन रहे हो, तो फिर अब आप अपनी अंडर आप मेंबर्स को संभाल रहे हो। आप अपने जो भी आपके लीड्स हैं, जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे आप और वो काम लेते हो, एंड देन आप काम साइन कर रहे हो, आप समझ रहे हो कैसे करने, क्या चीज़ करनी है। तो फर्स्ट ईयर में तो मैं यूजुअली मेंबर ही होता था, या कोऑर्डिनेटर, ये सारी चीज़ें ऐसे मेंबर की। वैसे मैं हिरार्की अगर समझाती हूँ तो सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव कमेटी में, जैसे एक्सकॉम, तो उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मार्केटिंग, ये सब है। फिर आती है एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव, तो इसमें हर टीम का हेड एंड को हेड होता है कि ऑटोमेशन टीम है, आपकी मीडियम पब्लिकेशन है, ब्रांडिंग है, ये सारी टीम्स हो गई, रजिस्ट्रेशंस की टीम, ऑपरेशंस की टीम है, और फिर आपके आते हैं मेंबर्स, जिसमें सारे कोऑर्डिनेटर्स, मेंबर्स, डेप्यूटीज, ये सारे होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में यूजुअली मेंबर वाले हायरार्की में होता है। सेकेंड ईयर में अगर इफ़ यूर लकी एंड इफ यूर गुड इनफ तो आप एक्सटेंडेड में आ जाते हो। थर्ड ईयर में आप डेफिनेटली एक्सटेंडेड में ही होते यूजुअली, एंड फोर्थ ईयर में फिर लोग एक्सकॉम की तरफ, एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ आते हैं। तो अब मेरा एक्सपीरियंस में ये था कि जैसे काफ़ी मैं सोसाइटीज़ में इन था, तो मैं सीनियर्स को जानता भी था, मुझे काम भी पता था किस तरह से होना है। तो थर्ड ईयर में मैंने प्रोकॉम की एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए अप्लाई किया, कुछ सीनियर्स की गाइडेंस पे, एंड फिर आई गॉट द पोजीशन, मैं मार्केटिंग का डायरेक्टर बन गया। एंड आई गेस इट वाज, या तो बहुत रेयर था या फिर इट वाज फर्स्ट टाइम इन फास्ट की हिस्ट्री के थर्ड ईयर के बच्चे प्रोकॉम की एग्जीक्यूटिव में आ रहे हैं, बिकॉज प्रोकॉम की एग्जीक्यूटिव यूजुअली फोर्थ ईयर से ही आती है आफ्टर मच स्क्रूटनी। तो मैं और मेरे साथ 2-3 और थे थर्ड ईयर के, वी प्रूव्ड इनफ कि हम लोग जो है उसके अंदर आ सकें एग्जीक्यूटिव कमेटी में। अब जब आप उस लेवल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं
तो इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम. तो अब आई वुड रिकमेंड कि कोई भी स्टूडेंट अगर है किसी भी यूनिवर्सिटी में या फास्ट में, तो वो डेफिनेटली सोसाइटीज़ में इवेंट्स में पार्टिसिपेट करे. वो घुसे, वो देखे क्या है क्या नहीं है, कौन सी सोसाइटी है, जितनी सोसाइटीज़ में जा सकता है. एंड समटाइम्स हो सकता है आपके ग्रेड्स इफेक्ट हों उससे थोड़ा बहुत, क्योंकि आप काम में लग जाते हैं. जैसे प्रोका में मैं काफ़ी इन्वॉल्व हो गया, तो फिर अब जाहिर है मेरे ग्रेड्स थोड़े से नीचे आ गए थे. कितना ये तो मैं नहीं बता रहा, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ नीचे आया. वो रूल वायलेट हो जाएगा ना कि एग्जैक्टली सीनियर से सीनियर से जीपीए नहीं पूछना. तो ये रूल आपने किसी और से तो नहीं पूछा जब आप सीनियर बन गए कि भाई अब तुम 3 रूल बताओ मुझे? मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा. आपने किससे पूछा कि भाई अब 3 रूल बताओ? मैंने 3 रूल का तो खैर नहीं पूछा था, लेकिन एक मैंने हरकत करी थी वैसे जब मैं सेकेंड ईयर में आया था. मैंने कहा यार मैं सेकेंड ईयर में आ गया हूँ तो कुछ ना कुछ रैगिंग तो करनी चाहिए फर्स्ट ईयर वालों की. अब मैं और मेरा दोस्त चलते हुए जा रहे थे, तो हमारे पीछे 2 लड़के थे. अच्छा, मेरे दोस्त कुछ आगे थे, एक पीछे था और मैं यहाँ पर, राइट. और यहाँ पे वो 2 लड़के हैं. वो मुझसे पूछते हैं कि कौन से बैच के. मैंने बोला 21 बैच है, मतलब सेकेंड ईयर. मैंने ऐसे पूछ लिया तुम लोग कौन से बैच के. वो मेरी तरफ देखते हैं, फिर कहता है हम लोग फर्स्ट ईयर के हैं. मैंने कहा अरे फर्स्ट ईयर के. मैंने उसके कंधे में हाथ डाला, मैंने कहा अपने दोस्तों को इशारा किया, मैंने कहा देखो फ्रेश ही मिलकर रैगिंग करते हैं इसकी. अच्छा, वो जो आगे जो चल रहा था पूरा ग्रुप वो तो निकल गया, तो नहीं सुना. जो मेरे तकरीबन जो मेरे साथ मेरा दोस्त था वो पीछे मुड़ के देखता है, मुस्कुराता है और वापस मुड़ जाता है. मैंने बोला इसको क्या हुआ, मतलब रैगिंग करनी है, फ्रेशीज मिल गए, कैफेटेरिया लेके चलते हैं इनको. अब वो 2 थे, मैं एक था. मैं कंधे में हाथ डाल के चल रहा हूँ. थोड़ी देर बाद उनकी बातों से मुझे अंदाज़ा होता है कि यार ये कुछ ना गड़बड़ है. मेरे दोस्त ने भी मुस्कुरा के मुझे देखा और वापस मुड़ गया. ये मुझे लग नहीं रहा कि फ्रेशीज हैं. आहिस्ता आहिस्ता मैंने कंधे से हाथ उतारा उनके, उन दोनों ने मुझे पकड़ा और वो मुझे लेके जाने कैंपस से बाहर. पता चलता है वो दोनों थर्ड ईयर के थे. मैंने गलत बंदे को पकड़ लिया. फिर मैं वहाँ से छुड़ा के भागा. मैंने बोला भाई ये आइंदा कोई रैगिंग वैगिंग ये बात नहीं होगी कभी भी. और ये कह कर के जब मैं थर्ड ईयर में आया तो माशाल्लाह से मैंने ऐसी चीज़ रिपीट करी. मैंने एक लड़के को पकड़ लिया. मैंने कहा ये है सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर, भी फर्स्ट ईयर का होगा. मैं हूँ थर्ड ईयर में, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो फोर्थ ईयर का होगा. वो फोर्थ ईयर का था, उसने मुझे पकड़ लिया. ये हर बार सीन आपके साथ क्यों हो रहा है? फर्स्ट डे पे आप बैठ गए दूसरी क्लास में, अब आप रैगिंग करने गए तो दूसरा बंदा मिल गया. आप थर्ड ईयर में आपने फाइनल ईयर वाले को पकड़ लिया. फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, उसके साथ भी फिर बात करके बच के निकले वहाँ से, वरना थोड़ा सा. अब आप फाइनल ईयर में जब करेंगे तो अब हम लोग चलते हुए जा रहे थे, अभी कल परसों की बात है, इसी वीक के हम लोग सब दोस्त चलते हुए जा रहे थे. तो मेरे दोस्त मेंशन करते यार माँ याद है तुमने थर्ड ईयर में फाइनल ईयर के बंदे को पकड़ा था. मैंने कहा हाँ इस साल ना अगर मैं पकड़ूंगा तो ये ना मैं किसी मास्टर्स के स्टूडेंट को पकड़ के लाऊंगा इसे. तो ये है. और उसके अलावा अगर मैं पूछूं एज अ केयू स्टूडेंट, हमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी में कैंटीन्स कैसे हैं? केयू के जैसे टिक्का बिरयानी मशहूर है आई बिलीव. आपका तो क्या मशहूर है? हमारे यहाँ बशीर भाई के शवरमा होता है. अच्छा. तो वो जो है एक हमारे बदर भाई हैं और एक हमारे बशीर भाई हैं. बदर भाई बनाते हैं रोल, बारबेक्यू रोल है, सीख कबाब रोल है. बशीर भाई बनाते हैं शावरमा, जिंगर शावरमा, चीज़ मैकरोनी शावरमा, पता नहीं क्या क्या शावरमा. तो ये दोनों सबसे मशहूर चीज़ है. सही. और मुझे तो खैर काफ़ी पसंद है उनका कि मैं एक टाइम पे लास्ट सेमेस्टर में दिन में 2 शावरमा खा रहा था. मेरा दोस्त कहता है मस्त क्या ठीक तो है ना, मतलब क्या कर रहा है 2 शावरमा क्यों खा रहे थे ना भाई. लेकिन मतलब बशीर भाई का शवरमा ऐसा है जिससे सारे फास्ट वाले रिलेट करते हैं. बशीर भाई के शवरमा ऐसा है कि वहाँ पे रश लगा रहता है, आप जब भी जा रहे होंगे वहाँ पे. सही. अच्छा माज, मैं अगर तुमसे पूछूं कि अगर आप एक फर्स्ट ईयर माज इमाम हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उसको फाइनल ईयर वाले माज इमाम क्या सजेशन देगा थ्रू योर एक्सपीरियंस, जो अभी तक का एक्सपीरियंस, क्या सजेशन देगा? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली सोचना पड़ेगा थोड़ा. आई थिंक सो कि यही है कि ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए एंड बी बोल्ड, टेक एक्शन, टेक द रिस्क. जाओ घुसो सारी चीज़ों में. ये मत सोचो कि यार वो सीनियर है, मैं इस काम में कैसे आऊँ, मैं कैसे ये चीज़ करूँ, मैं कैसे जो है इस ग्रुप के साथ बैठूँ, मैं कैसे नेटवर्क करूँ. ट्राई करते हैं तो अपॉर्चुनिटी निकल जाती है, खुद ही सारे काम होते जाते हैं. और जितना जो अपने आप को प्रोजेक्ट्स वगैरह में डाल सकते हो तो उसमें डालो, उसको एक्सपीरियंस लो कि किस तरह से काम चलता है प्रैक्टिकली. बिकॉज मैंने जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करना मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया, सेकेंड ईयर के एंड में तकरीबन. उसी मैंने हैकेथॉन स्टार्ट किया, सोसाइटी के काम वगैरह सारी चीज़ें जो एक्चुअल प्रोजेक्ट्स हैं. अगर यही चीज़ मैं फर्स्ट सेमेस्टर से करता तो अभी तक मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी वास्ट होता. तो दैट इज़ वन थिंग. फिर यह है कि लाइक ए सेट कि
टेक द एक्शन, बी बोल्ड, घुसो हर चीज़ के अंदर, हर चीज़ में जाओ, हर किसी से बात करो, बिकॉज इट डजेंट कॉस्ट यू एनीथिंग टू इंटरेक्ट विद पीपल. कुछ भी नहीं और वो बस एक डर होता है ना कि यार मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे जाऊँ, मैं क्या करूँ, जाऊंगा तो क्या होगा, जाऊँगा तो क्या होगा, लेकिन क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, क्या ही होगा. एक थर्ड ईयर वाला पकड़ लेगा, बोले तूने सेकंड ईयर वाला तू रैगिंग कर रहा है. ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा. आप ट्राई करके देख लो. मैं क्या कहूँगा मास भाई, it was my first interaction with any student from FAS University और it is our first episode जो हम FAS के स्टूडेंट के साथ कवर कर रहे हैं. और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था आपसे डिस्कस करके, और बहुत सारी हमने नई चीज़ें सीखी. तो सर थैंक यू सो मच कमिंग टू दी पॉडकास्ट. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू. इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. अरे घबराने की बात नहीं है. अस्सलाम वालेकुम सर. क्या हो गया, चलो ऐसे ही स्टार्ट करना. वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कैजुअल गुफ्तगू. दिस इज़ योर होस्ट